ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें कि राजस्थान की इस सियासी लड़ाई में अब कई और भी खिलाड़ी कूद चुके हैं। बसपा सुप्रीमो इसमें नए खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपनी एंट्री ली है। लेकिन जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने हमारे संविधान विशेषज्ञ से भी बात करी थी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मायावती की इस अपील का कानूनी रूप से तो कोई ग्राउंड बनता नहीं है। हाँ, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर नैतिकता की बात की जाए तो जरूर वो कुछ इस पूरे मामले में वो कर सकती हैं, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से तो मायावती जी की बात का कोई ग्राउंड नहीं बनता। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर स्टूडियो से और मनीष श्रीवास्तव हमारे प्रमुख संवाददाता उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से राजस्थान की इस सियासी लड़ाई, जो कि अब राजस्थान तक सीमित नहीं रह गई है, पूरे देश के लोगों की अब इस राजस्थान की सियासी लड़ाई पर पूरी नजर बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो केंद्र में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो अब आमने सामने हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की ये लड़ाई अब इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। और इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा और भी जो खिलाड़ी इस लड़ाई में शिरकत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नदी किनारे बैठे पत्थर मारने का काम कर रहे हैं, ताकि कुछ लहरें आए और उन तक भी कुछ फायदा पहुंच सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष? देखिए उमंग, राजस्थान का जो सियासी दंगल चल रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है। अभी कुछ देर पहले का अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान की हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही मायावती ने कहा है कि हम कांग्रेस को सबक सिखाने की तैयारी में थे। यानी जो कांग्रेस के बसपा के 6 एमएलए कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस में विलय हुआ है उनका, उसको लेकर के बसपा प्रमुख पहले से ही कांग्रेस को सबक सिखाने की फिराक में थी। लेकिन साफ तौर पे मायावती ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को ना डांटे, यानी कि हमने समर्थन कांग्रेस की सरकार के लिए दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में विलय कर दिया, ये जाहिर सी बात है विश्वासघात है। अगर जरूरत पड़ी तो बसपा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी इस पूरे मामले में। यानी बसपा किसी भी तरह मास्टर की को छोड़ने की उसमें नहीं है। और बसपा ने साफ तौर से कांग्रेस को इशारा किया है कि अगर हमारी पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की, हमारी पार्टी के विहित के अगेंस्ट ये विधायक गए, तो जाहिर सी बात है हम इनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए, इनकी वोटिंग को निष्क्रिय और निष्प्रयोज्य करने के लिए सारे हथकंडे आजमाएंगे। और फिलहाल मायावती के पाले में गेंद है और बसपा और कांग्रेस की ये तनातनी आज की नहीं है। दरअसल कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में मर रही थी, यानी तो बसपा जिंदा हो रही थी। यानी कांग्रेस का जो पिलर था वोटों का, उस पिलर पर ही बसपा इजाद हुई और बसपा के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही पुराना तबका था। ऐसे में बसपा सुप्रीमो को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी चूंकि अभी प्रियंका गांधी एक्टिव हो रही है, इधर लंबे समय से सरकार के खिलाफ जो है तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, तमाम तरह की सियासी खेमेबंदी चल रही है। ऐसे में राजस्थान का जो सियासी दंगल है उसमें अब साफ तौर पे बसपा सुप्रीमो ने ये कहा है कि अगर जो है कांग्रेस ने जरा भी इसमें हमारे विहित के खिलाफ या विधायकों को जो है किया तो हम सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि आज भी एक रिट जो है कोर्ट में दाखिल हुई है इसको लेकर के। कल भी एक रिट दाखिल हुई थी जिसको रिट कैंसिल कर दिया गया था। आज बीजेपी की तरफ से एक याचिका दाखिल हुई है। अब देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो फिलहाल क्या स्टैंड रखती है, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड कांग्रेस के मामले में क्लियर किया है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है और राजस्थान की सरकार को गिराना है। उमंग, लेकिन मनीष, जहां तक अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक संविधान विशेषज्ञ राहुल जी भी हमारे साथ थे और कई कानूनविदों से भी हमने बात करी। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो का कोई कानूनी ग्राउंड यहां पर बनता नहीं है मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ जाने का। वो जो नया जो कानून जो बना है उसमें 2/3 विधायक अगर चाहे तो वो दूसरी पार्टी में विलय करा सकते हैं। तो राजस्थान में 6 के 6 वहां शामिल हो गए। तब ऐसे में बसपा सुप्रीमो किस कानूनी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे सकती है? देखिए उमंग, ये बात तय है। अभी कुछ देर पहले साथी संविधान विशेषज्ञ ये बात कह रहे थे, लेकिन बार बार बसपा जो है ये आरोप लगा रही है कि जो संविधान की 10वीं सूची है कांग्रेस का ये काम उसके खिलाफ है। आप इस बात को उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की हालिया सदस्यता बसपा से खत्म हो गई है और वो उसी दल बदल कानून के तहत ही बसपा ने उनको एमएलसी के पद से हटवा दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून जो है वो अभी भी कायम है। और ऐसे में अगर बसपा सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ कांग्रेस का मामला बल्कि पुराने जो भी मामले दल बदल कानून के तहत आए हैं और तमाम विधायकों की और तमाम जो है सदस्यों की जो सदस्यताएं पार्टियों ने रद्द की है उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तो निश्चित तौर पर यह पाला कहीं ना कहीं बदल सकता है। और
बसपा इस मामले में आगे जा सकती है। और ये चूंकि बसपा के जो महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, वो खुद एक कानूनविद है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ऐसे में कहीं ना कहीं कानून की जो राय है वो बसपा को बेहद बेहतरीन तरीके से मिल रही होगी। और पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पूरी तरह से कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक भी दांव तत्काल जो है बसपा को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर करेगा। इसी सब को देखते हुए, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, और जो विधायक हैं जो कांग्रेस में गए हैं मदन दिलावर वगैरह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम जो है, चूंकि हम खुद ये निर्णय लेंगे, हमें किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, लेकिन हम बसपा के कहने पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जो है कांग्रेस ने कोई भी ऐसा काम किया कि व्हीप टूटा अगर बसपा विधायकों की तरफ से, तो चूंकि कांग्रेस में विलय हुआ है, तो निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इसकी पूरी तैयारी सतीश चंद्र मिश्रा ने कर ली। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक दिन पहले ही विहिप जारी कर इशारा दे दिया था, और अभी कुछ देर पहले ही बसपा प्रमुख मायावती ने अपना वीडियो संदेश बात की कर दी है कि कांग्रेस से अब कोई भी तरह किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। और अगर किसी भी तरह की वहां स्थिति सरकार गिराने की अशोक गहलोत की आती है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कांग्रेस को जो समर्थन दिया था वो सरकार के लिए दिया था, न कि बसपा के सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए, खेमेबंदी करने के लिए। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो भी इस पूरी लड़ाई में उतरने वाली है। और जैसा कि आशंका सिर्फ ये जताई जा रही है कि बसपा सुप्रीमो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी अब अपने नए नाविक की साथ देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इशारा बीजेपी की तरफ है और इसका जवाब बीजेपी से ही ले लेते हैं। पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा नेता हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। पंकज जी, जब से ये सियासी संकट शुरू हुआ है, उससे पहले से अगर देखें, इसकी भूमिका बंदनी शुरू हो चुकी थी राज्यसभा चुनावों के समय, और तब से लेके अब तक साफ तौर पर और सीधे तौर पर और मुखर तौर पर बीजेपी की यहां पर काफी आलोचना की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी की बढ़ोतरी देख करके, किसी के यदि डेवलपमेंट देख करके जो है आलोचना की जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक चीज बहुत साफ से बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं कि राजनीतिक में जो लोग कहते हैं कि जो प्रजातंत्र की बात करने वाले लोग हैं, जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, यदि यही इन तरीके के यदि आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल तत्काल नहीं मिले, लेकिन बाद में निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। तो आप खुद देखिए कि जो बीएसपी का मामला था, अब बीएसपी की आपने पूरी की पूरी पार्टी को जो है अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद में ना तो आपने जो है वहां के सुप्रीमो से बात की, ना उनसे की, जबकि समर्थन देते टाइम उन्होंने बाकायदा जो है मायावती जी ने कहा था कि हमारे पूरे विधायक आपको समर्थन देंगे जी। तो ये उनकी बात की, उनको जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, तो मेरे ख्याल में से भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई रोल नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो इस चीज में सीधा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो देखिए राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव में जब हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया, तो इनका ये आरोप था कि आपने एक कैंडिडेट खड़ा क्यों किया। देखिए, संभावना तलाशना जो है राजनीतिक पार्टियों का जो है एक कार्य है कि भाई यदि संभावनाएं होती है तो निश्चित रूप से जो है अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए सारे संगठन जो है काम करते हैं। तो हमने दो कैंडिडेट इसलिए उतारे थे क्योंकि हमें ये पता चल रहा था लगातार जिस तरीके के हालात राजस्थान में बन रहे थे कि अंतरकलह जो है बहुत आगे तक है। तो हमने कहीं ना कहीं हमने कहा कि भाई इस अंतरकलह में यदि लोग हमें समर्थन करते हैं और हमें देते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो है माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई जो लोगों ने वहां पर जो भी उनको कहा गया होगा, या जिसे आप कहते हैं कि खरीद फरोख्त की बात कही गई होगी या ये बात की होगी, तब जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसके बारे में जब एक बयान दिया, तो आप देखिए कि विधायक ने जो है माननीय जो है स्पीकर साहब सामने जो है इसका जो है विशेषाधिकार का हनन का जो है एक नोटिस दिया। लेकिन हमने उस टाइम जो कहा था उस नजर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्पीकर साहब खुद भी जो है कहीं कटघरे में नजर आ रहे हैं इस टाइम जो है किसी पार्टी विशेष के रूप में, क्योंकि उनकी जो स्वतंत्रता है वो कहीं जो है डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी का जो चलन है वो दिखाई दे रहा है कि अपने ही लोगों के साथ किस तरीके का जो है व्यवहार है कि एक डिप्टी सीएम को जो है आप नोटिस भेजते हैं, उनकी जो है कई जगह उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1.5 साल से हमने बात नहीं की। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस पार्टी के अंदर इस तरीके का प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, तो आप तो स्वयं जान सकते हैं कि उस पार्टी की स्थिति स्वयं की क्या होगी। बिल्कुल पंकज जी, क्या बीजेपी की ओर से ये स्टैंड लिया जाएगा कि राज्यसभा चुनावों के समय जो बीजेपी पर आरोप लगे, जिन लोगों पर आरोप लगे, खरीद फरोख्त के आरोप लगे और अब फिर से लग रहे हैं, क्या बीजेपी इसको लेकर भी हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और मुख्यमंत्री से जवाब मांग सकती है? देखिए, हम मुख्यमंत्री से ही नहीं, हमने एक बार बहुत साफ सी चीज कही कि हमें जहां जहां भी जाना पड़ा, जिन लोगों को ब्यूरोक्रेटिक यूज करना पड़ा, हम लगातार कहते आ रहे हैं
ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के ऊपर जिस तरीके का दबाव बना करके काम किया जा रहा है, जिस तरीके का उनका जो है इस चीजों में शामिल होकर काम किया जा रहा है, उस पर ही हम जो है बात करेंगे मुखर होकर के, उस पर भी हम जो है जांच के लिए करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के केस में जो खरीद फरोख्त के मामले हैं, इसकी जांच भी जो है, क्योंकि आप खुद देखिए कि पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रदेश के अंदर जो है सीबीआई जैसी जो है जांचों पर जो है आपने जो है रोक लगाई है कि साहब सीबीआई जांच नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती, यदि प्रजातांत्रिक जो संवैधानिक जो संस्था है वो जांच नहीं कर सकती, उनको आप नहीं करेंगे, तो मुझे बताइए कैसा लोकतंत्र आप अपनाना चाहते हैं? लेकिन पंकज जी आरोप इसलिए भी लग रहे हैं और शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिस समय राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है, जिस समय जो बागी विधायक है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसी समय केंद्र सरकार की एजेंसियां यहां पर कार्रवाई करती हैं। और कार्रवाई भी कैसी, जो मुख्यमंत्री और उनके बेटे के जो नजदीकी लोग हैं, बेहद नजदीकी जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चीज पहली बार थी क्या जी? 2013 के अंदर ये जो जितनी कार्रवाई हुई है, जिसका आप बात कर रहे हैं, 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब स्टेट में जो है कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने एक ब्लैक पेपर के रूप में बाकायदा इन चीजों की सारी चीजें जानकारी हमने दी थी। और जिन चीजों पर जानकारियां थी, जिनके हमने लगातार जो है दर्ज करा रखे, उनकी जांचें यदि लगातार चलती आ रही हैं, तो उनमें कौन सी गलत चीजें भाई? लेकिन इतने 2013 की आप बात कर रहे हैं पंकज जी, और ये 2020 चल रहा है, 7 साल तक कहां थे सर? अभी आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि माननीय कोर्ट का जो न्यायालय में जो भी जांचें आ रही हैं, जो 1990-95 जांचें हैं, आप देखिए मानसिंह कांड का फैसला अभी जो है 35 साल में आया है प्रदेश में, और इसी तरीके से कितनी बड़ी जांचें हैं कि जो लगातार जांचें चल रही है। पिछले आपने मुश्किल से कोई 1.5 साल 2 साल पहले जो है जांच थी, जिसके अंदर जो है चालान पेश किया है सीबीआई ने, और लगातार जांच कर रही है सीबीआई, और इनमें पहले भी पूछताछ हुई है, अभी भी पूछताछ हो रही है। और स्वयं देखें कि इन चीजों का जो कह रहा हूं ना कि भाई आपको रीजन टू बिलीव होगा, तो आप देखिए कि अभी जब ये बात थी कि सब गरीब लोग हैं, लोगों को हमारे जो है तंग किया जा रहा है, 12-12 करोड़ रुपए भी आपके यहाँ से मिल रहे हैं, जिनके पास बेसिकली लगातार खरीद फरोख्त की बात हुई है, तो क्या ये कार्रवाई ठीक नहीं है? वो नहीं होनी चाहिए कि 12-12 करोड़ रुपए नकद मिल रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, ये तो रही इन जांचों की बात। और एक आखिरी सवाल पंकज जी आपसे ये है कि क्या सचिन पायलट जी, अगर, हालांकि अभी तक तो वो मना कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही हूं, बीजेपी में मैं शामिल नहीं होऊंगा, उन्होंने ये तो पूरे रास्ते बंद कर दिए बीजेपी में शामिल होने के, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी शामिल हुए, अगर वो सचिन पायलट जी तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो क्या बीजेपी उनका खुले दिल से स्वागत करने को तैयार है? नहीं, देखिए मैंने फिर कहा ना आपको कि राजनीति में उस टाइम पे क्या होगा, क्या मिनिमम जो है एजेंडे होंगे, यदि नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो है, ना तो सचिन पायलट साहब से कोई ऐसा कोई बात हो रही है, ना उनकी कोई बात हुई है हमारे आने के यहाँ, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हमारे प्रदेश ने भी और राष्ट्र नेतृत्व का है। लेकिन हाँ, यदि वो आते हैं तो एक बार विचार किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने संपर्क किया, ना उन्होंने बताया। उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि उन्होंने ये तक भी कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से इतनी नाराजगी नहीं जितनी बेसिकली आके नेतृत्व से नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि जितनी मेहनत कोर्ट में करी है, जितनी मेहनत आपने तोहमत लगाने पर करी है, जितनी मेहनत आपने संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाए हैं, यदि इतनी मेहनत यदि आप अपने संगठन में कर लेते तो शायद ये स्थितियां पैदा नहीं होती, प्रदेश इस स्थिति का सामना नहीं करता। और शायद कोरोना भी जो इतना बढ़ रहा है, 1100 से ऊपर केस आ चुके हैं लगातार। हम दिल्ली में करीब 10% पे थे कि दिल्ली जब 1000 केस आते थे तो हमारे 100 आते थे, आज दिल्ली से ज्यादा केस हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन परिस्थितियों में देश की, प्रदेश की जनता को भी जो है इसका फायदा मिलता, और शायद ये शासन को फायदा मिलता। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो है एक लोकतांत्रिक चीजों की हत्या करके आप ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा से रहा है कि सब लोगों को जो है, जो भी लोग कोई बात करे या जो भी कोई चीज उठाए, उनको जो है बिल्कुल अपने यहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो ये पहले की बातें लगातार रही, क्योंकि पहली बार नहीं कैसा हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ से निकली हुई है, शरद यादव साहब यहाँ से निकले हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए हैं जिसे कहते हैं ना कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, तो बहुत सारे टुकड़े होते होते आज कांग्रेस जो है उस कांग्रेस पे आगे जिसके ऊपर खाली एक हाथ रहा है। बिल्कुल पंकज जी, खैर अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सियासी संकट से राजस्थान की जनता को कब मुक्ति मिल पाती है। और जो कोरोना नामक संकट जो इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है, और राजस्थान भी अब इससे अछूता नहीं है, लगातार 1000 से ज्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं हर दिन के। इससे कब वापस से सरकार एक्शन मोड में आएगी अपनी खुद की घर की सियासी लड़ाई को छोड़कर। फिलहाल पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने सभी लोगों की आपने बात सुनी और राजस्थान के सियासी संकट को आप बहुत बारीकी से अब देख भी रहे हैं, तो अब आखिरी सवाल आपसे जाते जाते बस इतना सा है कि पूरे इस संकट का लब्बो लुआब अब आने वाले समय में क्या लगता है आपको, क्या निकलेगा और क्या और इंतजार अभी राजस्थान की जनता को करना पड़ेगा कि कब ये सियासी संकट खत्म हो? निश्चित रूप से उमंग, जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, देखकर नहीं लगता इन राजनीतिक परिस्थितियों कि अब पूरे एक महीने में भी ये मामला सुलझने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के यहाँ लगातार मुख्यमंत्री सदन बुलाने को लेकर प्रस्ताव भेज रहे हैं और 21 दिन का समय अवधि का जो प्रावधान है उसको लेकर राज्यपाल अपनी बात को कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की वो जनता और वो किसान मजदूर जो मत देकर राजस्थान की सरकार में विधायकों को भेजा था, विधानसभा में भेजा था, वो कब तक होटल में बैठे रहेंगे और कब तक वो जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए सड़कों पर घूमती रहेगी। कहीं ना कहीं दोनों ही नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता के भले को ध्यान में रखते हुए, आम मतदाता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण पर अंकुश लगाना चाहिए और अपनी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बैठ के सुलझा लेनी चाहिए, क्योंकि जितना इसमें जाएंगे तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को कानूनी अड़चन में अटकाने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पद में जब होता है, एक प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। सचिन पायलट ने जो वादे राजस्थान की जनता से जाकर किए थे वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष जाके किए थे, तो कहीं ये पार्टी का अंदर का मामला है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए। वो जनता को परेशान नहीं करना चाहिए जिसने मत देकर आपको सत्ता सौंपी है। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सियासी संकट की जो भेंट जो चढ़ती जा रही है वो राजस्थान की जनता है, जो आज भी आस लगाकर बैठी है कि कब हमारे वो जन नायक, हमारे वो जन सेवक हमारी सेवा करने वापस आएंगे और हमारे जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, कोरोना तो है ही, उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के आज भी अनसुलझे पड़े हुए हैं और उनको कब सुलझाया जाएगा, कब हमें राहत दी जाएगी, इसका जनता सिर्फ इंतजार ही करी। और इंतजार और ये कितना लंबा हो, ये तो इन दोनों ही प्रमुख व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जो सियासी लड़ाई आखिर कब तक जाके खत्म होती है, क्योंकि इस लड़ाई में अगर नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जनता का। अगस्त का महीना कुछ ही दिन में बस शुरू होने वाला है। त्योहारी महीना अगस्त के महीनों को कहा जाता है। कई बड़े त्यौहार इस महीने में आ रहे हैं। ऐसे में जनता त्यौहार मनाए, कोरोना से बचे या फिर मूक दर्शक बने, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इस सियासी घटनाक्रम को देखते रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि चारा जनता के पास में अभी कुछ है नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।